बुक चल रही है नरेंद्र अवस्थी और मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 116 और उससे आगे कराऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 ये क्या कह रहा है? फॉस्फोरस हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन। एक आपको दे रखा है आर्थो फॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक आपको दे रखा है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। एक आपको दे रखा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और एक आपको दे रखा है मेटा फॉस्फोरस एसिड। ये 3 एसिड गिवन है। अब ये तीनों एसिड, इनके हमें फॉर्मूला भी पता होने चाहिए। इसका फॉर्मूला ही नहीं पता है तो देखो कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर ऑक्सी एसिड, रूल्स फॉर ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स के कुछ रूल्स हैं। ये वैसे तो या तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है और या फिर ये पी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको तो मैंने वादा कर रखा है तो वादा होता है। मैं यही बता दूंगा आपको छोटे मोटे रूल्स। ऑक्सी एसिड्स क्या हैं? जिसमें OH हो वो ऑक्सी एसिड है। OH कंटेनिंग एसिड, OH कंटेनिंग एसिड इज ऑक्सी एसिड। OH कंटेनिंग एसिड जो होता है वो ऑक्सी एसिड होता है। दूसरी बात, फॉर ग्रुप 15, इसका मतलब ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में भर के चल लो कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 है तो हम उसे अस एसिड कहेंगे। स्पेलिंग भी चेक करते चलिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है तो हम उसे इक एसिड कहेंगे, हम उसे इक एसिड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी छोटा मोटा देख लेते हैं। जैसे H3PO4, इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस निकालोगे तो 3 × +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P वो +5 आएगी। इसका मतलब है कि इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। दूसरी तरफ चलो, मान लो H3PO3 लेते हो, तो जब H3PO3 लेते हो तो आप देखो 3 × +1 प्लस P के लिए क्या है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P प्लस O के लिए देखिए 3 × -2 और ये आता है इज इक्वल टू 0। यहां से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P आपका +3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एसिड का नाम फॉस्फोरस एसिड है। बिल्कुल कहीं से कहीं तक परेशान ना हो, फॉस्फोरस एसिड है। इस एसिड का नाम जो है वो फॉस्फोरस एसिड है। इस एसिड का नाम फॉस्फोरस एसिड आ जाता है। अब देखिए ये अस एसिड है, अस, और ये इक एसिड है। ये फॉस्फो और फिर रिक एसिड है और ये फॉस्फोरिक
और फिर रस, अस एसिड है, तो एक इक हो गया, एक अस हो गया। यानी कि रूल देखो, अस कब आएगा? जब +3 होगी। इक कब आएगा? जब +5 होगी। अब तीसरा रूल, ये रूल 1 है, ये रूल 2 है। अब तीसरा रूल, रूल 3 पर चलो कि रूल 3 क्या कहता है। देखो बच्चों, जो अस एसिड है, अस एसिड है, अस या इक एसिड है, इक एसिड से ऑक्सीजन निकालोगे, -O करोगे, तब अस बनेगा, अस एसिड बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां से आप फिर ऑक्सीजन निकालोगे, यहां से फिर ऑक्सीजन निकालोगे तो मेटा बनेगा, मेटा बनेगा, मेटा अस एसिड। देखो मेटा अस एसिड, शायद देखने में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, इसीलिए मैं ऊपर लिखूंगा। यहां देखिए, रूल 3 को देखिए। रूल 3 में चलिए, रूल 3, ये इक एसिड है, इक एसिड से ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, इसे रिमूव कर रहे हैं, तो अस एसिड बन रहा है। अस एसिड से हम, अस एसिड से हम ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, अस एसिड से हम ऑक्सीजन निकालते हैं तो मेटा बनता है, मेटा अस एसिड बनता है। दूसरी तरफ इक एसिड से पानी निकालते हैं, पानी, वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो मेटा क्या बनता है? इक एसिड बनता है, मेटा इक एसिड बनता है। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूं, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से और दिमाग लगा करके चलिएगा। ये H3PO4 है, इस H3PO4 से O को निकाल लिया, तो O को निकाल लिया, H3PO3 बन गया। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 भी अभी बताया है, यहां पर +3 है। इसका नाम फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है। मैंने बताया ना, अस एसिड, ये अस आएगा, OUS, अस आएगा। इसका जो नाम है वो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। यहां देखो इक आता है, इक। अब जरा देखिए, यहां से फिर आप ऑक्सीजन निकालिए तो H3PO2 आएगा। इसका नाम मेटा फॉस्फोरस एसिड आएगा। देखिए, मेटा फॉस्फोरस एसिड आएगा, मेटा फॉस्फोरस एसिड आएगा। बिल्कुल रूल है, रूल। यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1 आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, ये +1 आएगी। निकाल करके आप लोग देखिए, अगर यहां से हम पानी निकाल देते हैं, पानी, वाटर, तो HPO3 आएगा। यहां से 2 H निकल गए तो H बच गया, यहां से 1 निकला, PO3 आ गया। इसका क्या नाम आएगा? इसका नाम आएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखिए, ये IC और मेटा लग गया। तो रूल क्लियर है, इक एसिड, अस एसिड, जो सिंपल अस होता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। जो सिंपल, ये रूल बताया है मैंने, इक होता है, यहां पर
ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है, +5। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है। पानी निकालोगे तो मेटाइक एसिड बनेगा, ऑक्सीजन इससे निकालोगे तो मेटाअस एसिड बनेगा। इस रूल को अच्छी तरह से समझिए, ये पी ब्लॉक में भी आएगा, लेकिन जब एक दो बार रिपीट होता रहेगा तो आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से चला जाएगा। तो वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर तो आपको मिल गया, ये आंसर मिल गया। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, लेकिन आंसर लाना हमारा एम नहीं होता है कि बस आंसर लाओ। देखिए, ये इक एसिड के बारे में बता दिया, अस एसिड के बारे में बता दिया, ये हाइपो के बारे में कौन बताएगा? हाइपो भी बताना मेरा काम है। ये जो आर्थो वर्ड है इसकी मीनिंग भी बताना मेरा काम है। तो दो चीज रह गई, एक हाइपो और एक आर्थो, दो चीज रहेगी। तो इसमें एक चीज और अपने आप आ जाएगी। देखो बच्चों, जो इक एसिड होता है, इक एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जिससे पानी निकाल करके मेटाइक एसिड बनाया जाता है, इसको हम आर्थो भी कह देते हैं। तो आर्थो भी कह देते हैं, इसका नाम आर्थो फॉस्फोरिक एसिड है। यानी कि अगर आप +5 में हैं तो फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं और आर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। यानी इसके दो नाम हो गए, एक तो फॉस्फोरिक एसिड नाम हो गया और दूसरा नाम इसका आर्थो फॉस्फोरिक एसिड हो गया। दो नाम हो गए, आर्थो फॉस्फोरिक एसिड हो गया। कहीं कोई परेशानी नहीं है। यानी आप रूल चाहो तो लिख सकते हो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों नाम हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंस का काम नहीं है, इसीलिए मैं इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं। अब रूल नंबर 4 पर चलते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर दो पेरेंट मॉलिक्यूल ले लिए जाए, 2 पेरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए जाए और इसमें से पानी निकाला जाए, दो पेरेंट मॉलिक्यूल ले लिए जाएं और इसमें से पानी निकाला जाए, तो ऐसी कंडीशन में पायरो एसिड बनेगा। ऐसी कंडीशन में पायरो एसिड बनेगा। पायरो का मतलब होता है जलाना। जैसे मैंने यहां पर ये ले लिया है क्या, आर्थो फॉस्फोरिक एसिड ले लिया है। यहां पर एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूं, यहां पर मैं एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूं, इसी का एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूं, ये भी फॉस्फोरिक एसिड है। हमने क्या किया, हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, 2 पेरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये भी फॉस्फोरिक एसिड है। अब पानी निकाल रहे हैं भाई, यहां से अब पानी निकाल रहे हैं। 2 पेरेंट मॉलिक्यूल ले लिए, पानी निकाला हमने। तो जब हमने पानी निकाल दिया तो OP डबल बॉन्ड OH, देखो ना अब पानी, तो ये OP आ जाएगा, ये बॉन्ड, और देखो ना ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ऐसे ये पूरा बचा हुआ है। तो P, ये OP और P डबल बॉन्ड OH और OH, इसका जो नाम आएगा, इस पूरे का नाम आएगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड।
इसका जो नाम आएगा वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड आएगा। जब आप ऐसा काम कर देते हैं कि दो पेरेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उनसे निकालते हैं, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड आ जाता है। एक रूल और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 ये है कि अगर आप पायरो एसिड से ऑक्सीजन निकालते हो तो ऐसे केस में आपको हाइपो एसिड मिलेगा। आपको हाइपो एसिड मिलेगा। जैसे कि ये आपका पायरो था, जैसे कि ये आपका पायरो था और इस पायरो से आपने ऑक्सीजन निकाल दी। अगर आपने ऑक्सीजन निकाल दी है तो ऐसी कंडीशन में, अगर आपने ऑक्सीजन निकाल दी है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो मिलने वाला है वो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, ये हाइपो मिलने वाला है। ये हाइपो फॉस्फोरिक एसिड मिलने वाला है। तो इस तरीके से मैंने सारे ही एसिड को बता दिया, पांचों रूल करा दिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कहीं कोई परेशानी ना हो पाए। 1 2 3 4 H4P2, ओ देखो 1 2 3 4 5 6 O6, ये H4P2O6 ये क्या है? हाइपो फॉस्फोरिक एसिड है। हाइपो फॉस्फोरिक एसिड है। इसको देखिए H4P2O7 ये पायरो फॉस्फोरिक एसिड है। तो मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ आपको समझा दिया जाए, बता दिया जाए, जिससे आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। स्टूडेंट का पता नहीं होता है कब कौन सी चीज को पकड़े, कौन सी चीज को ना पकड़े। पांचों रूल मैंने बता दिए, जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है। 117 क्वेश्चन नंबर 117 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। देखो भाई, ये CaOCl2 कॉमनली हम इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कॉमनली हम इसे ब्लीचिंग पाउडर कह देते हैं। ये होता कैसे है? Ca+2 होता है दोस्त, OCl- होता है दोस्त, और Cl- होता है। ऐसा होता है। हम इसे और कैसे लिख सकते हैं? Ca+2 Cl- और OCl- ऐसा लिख सकते हैं। इसका जो नाम है, इसका नाम है हाइपोक्लोराइट। इसका नाम है हाइपोक्लोराइट। जो स्पेलिंग लिखूंगा उसे समझिए, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। ये हम ग्रुप 15 में नहीं है, हम 17 में चले गए। इसका नाम है हाइपोक्लोराइट। इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्लोराइड। तो जो क्लोरीन है वो दो तरह से है। इसमें क्लोरीन एक तो Cl- में है, इसका नाम क्लोराइड है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। एक आपके पास OCl- है, इसका नाम मैंने बता ही दिया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O-2 होती है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, इस पर चार्ज -1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो आ जाएगी वो +1 आ जाएगी। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन -1 और +1 फॉर्म में रहती है। इसका एक और नाम होता है,
क्लोरो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका ये भी नाम होता है। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन की एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, दूसरे की +1 है। अब हम चलते हैं 118 पर कि क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है। इस पर भी हम थोड़ा सा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, ये S8 है, S2F2, ये S2F2 है, और H2S, ये H2S है, और H2SO4, ये आपका H2SO4 होता है, OSOH डबल बॉन्ड O। इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखो बच्चों, ये फ्री स्टेट में होता है, फ्री और अनकंबाइंड स्टेट। ये कुछ ऐसे होता है बच्चों, ऐसे ऐसे इस शेप में होता है, क्राउन से शेप में 2 W बना दो, एक छोटा और एक बड़ा, ऐसे। यहां पर एक सल्फर बैठा होता है, यहां पर एक सल्फर बैठा होता है, यहां पर एक सल्फर होता है, यहां एक सल्फर होता है, यहां एक सल्फर, यहां पर एक सल्फर, यहां एक सल्फर, यहां पर एक सल्फर। ये ऐसे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 W बना दो, 2 W, और जब 2 W आप बना देते हो तो ये बनके तैयार हो जाता है। अब आप देखो कि ये फ्री स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये आपकी 0 आती है। यहां पर चलिए, ये बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है, -1, ये +1, यहां पर -1, यहां +1, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये आपकी +1 आती है। यहां पर चलिए, ये +1, ये -1, ये यहां +1, ये यहां -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर -2 आती है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये +6 आएगी। सभी की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल दी है। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं और आगे है 119। देखते हैं कि 119 क्या कहता है। 119 को देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 119, इसके लिए आप लाइफ टाइम एक चीज याद रखोगे, पॉइंट टू रिमेंबर, ओनली विद आयरन NO is present as NO+, इसका नाम नाइट्रोसोनियम होगा। तो Fe shows +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक वो चेक करो, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 हो जाएगी। अब बी को चेक करो, बी क्या है, FeH2O होल 5 NO प्लस और इसे ब्रैकेट में लिया है SO4-2। तो देखो ये SO4 ये सल्फेट होता है -2, ये जो पानी है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसके लिए मैंने बताया है NO प्लस। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन आप कैलकुलेट करिए तो ये +1 आ जाएगी। चलो मैं बता ही देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन +5 × 0, इसकी +1 और इसकी -2 = 0 आ जाएगी। तो यहां से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन ये +1 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। आगे भी चल सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है। 120 पर चलो, क्वेश्चन नंबर 120 पर चलिए। थोड़ा आप एक बार ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो देख लो, थोड़ा आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। When SO2 is passed in acidic potassium dichromate solution, oxidation number of sulfur and chromium in the final products are। देखो इसके लिए आप जो इनऑर्गेनिक टेक्निक का वीडियो है उससे आप अच्छी तरह से देखो। इनऑर्गेनिक टेक्निक वीडियो जो मेरे पास हैं, मैंने बना रखे हैं, उनको आप एक बार अच्छी तरह से देखिए। देखो भाई क्या होना है, K2Cr2O7 + 3H2SO4 ये बनाता है K2SO4 + Cr2SO4 होल थ्राइस + 3H2O + 4O। बिल्कुल सही है। K2Cr3H2SO4 K2SO4H2SO4 आएगा, 4H2SO4 आएगा। क्यों? क्योंकि 3SO4 तो यही है, ये यहां पर है, तो यहां पर 4H2O आएगा और यहां पर 3O आएगा। तो अब देखो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। कैलकुलेट करके देखिए यहां पर कितनी है, +3 है। कैलकुलेट करके देखिए आप। तो क्रोमियम की तो +6 से +3 में चेंज हो गई और SO2 क्या होता है, O से रिएक्शन करके SO3 बनाता है। यहां पर देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। हालांकि बाद में ये पानी से रिएक्शन करके H2SO4 में चला जाता है, लेकिन H2SO4 में भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही बनी रहती है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन SO2 इज पास्ड इन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड क्रोमियम। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये तो +6 होती है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ये +3 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ये +3 होती है। एक बार आप जरूर इनऑर्गेनिक टेक्निक का वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 121, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। देखो भाई ये NH4+ है, इसका नाम होता है अमोनियम, और ये NO3- है, इसका नाम होता है बच्चों नाइट्रेट। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन
4 इंटू हाइड्रोजन के लिए +1 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो इस पर चार्ज, इस पर +1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये -3 आ जाता है। इस चीज को देखिए, यहां पर चलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +3 इंटू यहां पर -2 इज इक्वल टू -1 आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये +5 आ जाएगा। तो एक जगह पर -3 है, दूसरी जगह पर +5 है। ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कैरो एसिड एंड मार्शल एसिड। देखो बच्चों, कैरो एसिड का फॉर्मूला H2SO5 होता है, इसका नाम है कैरो एसिड, और जो मार्शल एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। ये मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है। आपको इसमें ये याद रखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वो +6 होगी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए यही आंसर आएगा। हालांकि बहुत डिटेल स्टडी मैं इसको P ब्लॉक में आपको करा दूंगा या फिर केमिकल बॉन्डिंग में आपको करा दूंगा, बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा। हालांकि जो ये नाम है कैरो एसिड और मार्शल एसिड, ये इसके लिए कोई रूल नहीं बना हुआ है, अदरवाइज रूल मैं अभी करा देता, तो रूल नहीं है। फिलहाल आप इसको इस तरह से याद रखिए कि मैक्सिमम तो +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। दुनिया मर जाए, खप जाए, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक बार आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर कि क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है। 123 क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 123 यहां पर OF2 एक चीज है, OF2, ये OF2 होता है, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये +2 हो जाएगी, बिना घबराहट के इसे लिखिएगा। दूसरा है BaO2, KO2 BaO2 ये भी है, इसका नाम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होता है, मैं नाम भी लिख देता हूं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होता है, ये मैं नाम भी लिख देता हूं। एक है KO2 या B, चलो KO2 ही लिख लो, इसका नाम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। एक बार आप वीडियो देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का तो हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसकी 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जो आएगा वो -1/2 आ जाएगा। ये ऑर्डर वगैरह में आप अरेंज करते रहिए। एक है BaO2, इसका नाम बेरियम पर ऑक्साइड है, इसका नाम बेरियम पर ऑक्साइड है, बेरियम पर ऑक्साइड है। तो यहां पर आप क्या करिए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, तो ये +2 यहां पर 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ले लो, ये 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये -1 आ गया। एक और दे रखा है ओजोन, एक और गिवन है ओजोन, ओजोन भी गिवन है। तो ओजोन के लिए देखिए यहां पर ओजोन है, ओजोन तो भैया देखो ये फ्री स्टेट में है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो आएगी वो 0, फ्री स्टेट में हमेशा 0 होती है। तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 124, क्वेश्चन नंबर 124, इसे देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO3, एक है KO3, हाँ जी KO3 ही है, और एक है Na2O2। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर का देखिए, इसको +1 ले लीजिए, प्लस
3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O ये -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए, अरे भैया इधर जाएगा, -1/3 हो जाएगा। इसमें चलिए 2 इंटू +1 + 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जो आएगा वो -1 हो जाएगा। किसी भी हालत में घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 125, देखो ये 125 मैं पहले करवा चुका हूं, ये पहला ही क्वेश्चन था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने फास्फोरस ऑक्सी एसिड के लिए 5 रूल्स कराए थे। तो क्वेश्चन नंबर 125 पर चलिए। ये है BaH2PO2, Ba+2 है, यहां पर H2PO2 माइनस है, यहां पर H2PO2 माइनस है, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है दोस्त, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो अब एक यूनिट को बाहर ले लो, H2PO2 -1, इसको बाहर ले लो, तो 2 इंटू +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P प्लस यहां पर ले लीजिए 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जो कि -2 होती है इज इक्वल टू -1 हो जाएगी। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कैलकुलेशन का मामला बनता है, ऐसा कोई चीज बचती नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, प्लस, ठीक है, ये भी ठीक है, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, इधर से 2 चला जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब 126 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है, ये मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था 125 वही है क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए होता है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसे मुझे रब करना पड़ेगा, बहुत हल्का सा डिफरेंट है, हल्का सा, और ये कई बार आ भी जाता है 126। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों Fe है, यहां पर 0.96 है, Fe है और ये है 0.96 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 0.96 O है। इसमें ये जो है ना, ये 2 स्टेट में है, Fe+2 में है और Fe+3 में है। समझिए बातों को, दोनों को मिलकर के 0.96 है, तो आपको निकालना क्या, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ Fe। हम मान लेते हैं कि इस 0.96 में मोल्स ऑफ दिस Fe+2 ये X हो गया, तो इसके मोल्स देखते हैं, मोल्स ऑफ Fe+3 इस केस में 0.96 माइनस X हो जाता है। कुछ भी नहीं करना है, कतई परेशानी वाली बात नहीं उठानी है। अप्लाई लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लॉ अप्लाई करना है। इसको मैंने शॉर्टकट LEN लिख रखा है अपने वीडियोस में, LEN। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है भाई, ये होता है O-2। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या कहता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर सम ऑफ चार्जेस, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ चार्जेस 0, इस तरह से लिख लो, ज्यादा अच्छा है। सम ऑफ
ऑल चार्जेस या ऑल टाइप ऑफ चार्जेस इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 है प्लस 2x, ये 3 है प्लस 3 इंटू 0.96 माइनस x। ठीक है, प्लस इस पर कितना चार्ज है भाई, और -2 चार्ज है कितना 1 है, इंटू 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। और कहीं कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है। ये 2x हो गया माइनस माइनस ये 3x हो गया, ये प्लस 3 इंटू 0.96 हो गया, आई थिंक यही है, हाँ, ये -2 है, ये 2x, ये -3x, ये -2 है, और ये इसको इधर ले जाओ तो ये 2 हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाकर 2 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा और -x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 के 8 और 3 × 9 = 27 और 1 28 और 0.228 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ रही है यहां से, वो x की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी भाई, 0.88 आएगी। x की वैल्यू 0.88 आएगी, x की वैल्यू 0.88 आएगी। आप कैलकुलेशन करिए, x की वैल्यू 0.88 आएगी। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो 0.96 मोल्स में क्या 0.88 मोल्स किसके हैं, Fe+2 के हैं। तो 1 में 0.88 डिवाइडेड बाई 0.96 आ जाएगा, यही आंसर आएगा। मोल फ्रैक्शन 88 अपॉन कितना आएगा, 96 आएगा, 88 अपॉन 96 आएगा, यही मोल फ्रैक्शन बैठेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 से कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, ये सिस्टम बन के आ जाएगा। 4 से भी कट जाएगा और 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये आंसर आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है आपसे, उसको भी जरा देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको एक बार फिर देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि 1 पर कितना है, 1 पर कितना है वो मोल फ्रैक्शन होता है, और कुछ नहीं है, इशू ही नहीं है। 127 में चलते हैं। 127, इसको, इस क्वेश्चन को टीचर अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मामला है और कुछ भी नहीं है। केवल मामला है तो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। 12th में सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, वहां भी परेशान होते हैं बच्चे, लेकिन कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है HNO3, यहां पर +5 होती है। NO में ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। NH4Cl, देखो ना, ये NH4 प्लस है और Cl माइनस है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये -3 आएगी। आप कैलकुलेशन करिए, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया है मैंने, और एक है N2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस फ्री स्टेट का है ना, तो यहां पर 0 आती है। तो ऑर्डर वगैरह सेट कर लीजिए आप लोग, इतना तो आप लोग होशियार हैं ही। 128 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 128 पर। आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं। 2 moles of N2H4 loses 16 moles of electron and electron is being converted into the new compound X। एक नया कंपाउंड बनता है X, एक नया कंपाउंड है, ये न्यू कंपाउंड है, ये आपका न्यू कंपाउंड है जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूमिंग ऑल नाइट्रोजन अपीयर इन द न्यू कंपाउंड। यहां पर नाइट्रोजन कितने थे? 2 2 जा 4। इसमें 4 के 4 नाइट्रोजन अवेलेबल हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एक्स? ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है इसमें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इसकी ए ले लो, ए तो इसे लिख भी दो, लेट या एज्यूम दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन न्यू कंपाउंड इज ए ले लो, ए। तो अब ये ए है, 4 इंटू ए, यहां पर ये हो जाएगा 4a, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए। आपको कुछ भी नहीं करना है, चार्ज बैलेंस लगाना है, चार्ज बैलेंस। यहां भी थोड़ा सा देख लो, N2H4 में देख लो, इसकी ये 4 है तो ये -4 आएगा। अरे भाई ये +4 है तो ये -4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के -8 हो जाएगा। तो ये -8 है, ये 16 है और ये 4a है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत प्यार से, बहुत आराम से अप्लाई चार्ज बैलेंस लॉ, चार्ज बैलेंसिंग। कुछ भी नहीं करना। ये कितना है? -8 इज इक्वल टू, ये कितना है? माइनस कितना है भाई? 16 है। ये कितना है? 4a है। कुछ भी नहीं है, इसको इधर ले आओ तो ये 8 आ जाएगा, 16 प्लस में आएगा 8 आ जाएगा, ये 4a हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होती है। हम 129 पर चलते हैं कि 129 कहता क्या है, उसको भी जरा खंगालने की कोशिश करते हैं कि 129 कह क्या रहा है, उसको भी खंगालने की कोशिश करते हैं कि 129 में आखिर ऐसा क्या मामला है। देखते हैं दोस्तों रिजल्ट क्या है। आपको थोड़ा सा हल्का सा क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन K2Cr27 इज कन्वर्टेड टू K2CrO4। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। K2Cr2O7 इसको हमने कन्वर्ट किया K2CrO4 में। अरे भाई साहब, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। प्लीज निकालिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द चेंज तो चेंज कितना है? द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना, चेंज ही नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुआ। यहां पर निकाल, अरे निकाल लो यार, 2 × +1 +2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr +7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O जो कि -2 है, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। निकालो, आएगा। तो चेंज तो हुआ ही नहीं, 0 है। अब 129 करने के बाद हम 130 पर चलते हैं कि 130 क्या कहता है। When manganese salt is fused with
KNO3 and NaOH. Oxidation number of Mn changes +2. Mn+2 ये है, इससे क्या बनता है? K2MnO4 बनता है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आती है। इसका नाम पोटेशियम मैंगनेट होता है। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि फ्यूज करने पर क्या बनता है। तो ये +6 आएगा, +2 से +6। अब करवाता हूं मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 131। 131 क्या कहता है, इसको भी देखना चाहिए। 131 एक्चुअली 131 जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड 2NO2 + H2O + O दे देता है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर हम क्या करें, अगर हम 2KMnO4 + 3H2SO4 K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5O, अगर हम यहां पर H2SO4 की जगह पर, तो ये क्या चीज है? ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा? 2MnNO3 2 + 3H2O + 5O, ये रिएक्शन तो होगी, लेकिन KMnO4 के साथ ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लग जाएगा। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो है साइड रिएक्शंस देगा, साइड रिएक्शंस देगा। इसीलिए हम KMnO4 के साथ केवल और केवल H2SO4 को यूज करते हैं मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए। KMnO4 के साथ मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए ना तो हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं और ना ही HCl का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर आएगा कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। तो जब HNO3 ही ये काम करने लग जाएगा तो KMnO4 क्या करेगा? खाक। इसीलिए मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए KMnO4 के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं HNO3 का, क्योंकि ये भी रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करने लग जाता है। अब चलते हैं हम 132 पर। अब चलते हैं हम 132 पर। 132 क्या कहता है? Which species are oxidizing and oxidized and reduced in the reaction? कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ, ये आपको बताना है। ये कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, ये आपको बताना है। Fe+2 C2O4-2, इसका नाम है फेरस ऑक्सलेट। अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है फेरस ऑक्सलेट। ये Fe+3 में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2
इनटू द Fe+3 होता है। यहां पर ये CO2 में ऑक्सीडाइज होता है, यहां पर ये ऑक्सीडेशन ऑफ क्या C2O4 -2 इनटू द CO2 होता है। ठीक है, KMnO4 है भाई, KMnO4। यहां पर KMnO4 डालते हैं तो KMnO4 यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहां पर Mn+2 में चला जाता है, तो ये होता है रिडक्शन ऑफ KMnO4 इनटू द Mn+2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आप यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखना चाहते हो तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +4 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +3 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, आपको दिख ही रहा है 3 चार्ज है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 132 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर कि 133 क्या कहता है, उसे भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 133 हमें क्या बताना चाह रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, H2O2 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो Ag2O ये बनाता है 2Ag+O, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है उसी का नाम हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट रखते हैं। आप टेक्निक के वीडियो लेक्चर एक बार जरूर देखिए। H2O2+O ये बनाता है H2O+O2, ये नेसेंट ऑक्सीजन को ले रहा है, इसीलिए इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट है। तो इसका ये आंसर आ गया। 134 पर चलते हैं और देखते हैं कि 134 क्या कह रहा है। 134 क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। 134 में फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब्स द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। 4Fe+O2 ये बना रहा है Fe+3, ये 4 है, और +6O-2 है। तो क्या कह रहा है, दिस इज एग्जाम्पल, क्या कुछ पूछ रहा होगा। देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो 0 से +3 होना, यहां से यहां पर 0 से +3 होना, 0 से +3 होना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं इसे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो यहां से लेकर के यहां तक इसे रिडक्शन हाफ इक्वेशन कहते हैं। रिडक्शन हाफ इक्वेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। तो क्या है भाई, ये टोटल यहां से यहां मिलकर के टोटल रिडक्शन हाफ इक्वेशन प्लस ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन रेडॉक्स बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, रेडॉक्स का है, रेडॉक्स का है, रेडॉक्स का है, रेडॉक्स का एग्जाम्पल है, रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल रेडॉक्स का है। अब देख लीजिए क्या ठीक बैठता है क्या ठीक नहीं बैठता है, वो आप लोगों का काम है।
अब देखो यहां पर है 135। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है? मेटलिक आयरन इज रिड्यूस्ड। अरे मेटलिक आयरन ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, मेटलिक आयरन का रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो 135 देखते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? तो देखो भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसका मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ओनली वन एलिमेंट, अगर ऐसा होता है तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। इसमें पूछ रहा है विच इज डज नॉट, जो नहीं है, जो नहीं है वो निकालना है, जो नहीं है वो निकालना है। तो देखो NH4 प्लस, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -3 है। N2, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। Cr2O7 यही है, यहां पर ये -2 है, ये Cr2O3 में चेंज हो रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसी इक्वेशन को इसमें ऐसे लिखा हुआ है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये बना रहा है N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3। तो देखिए इसे थोड़ा ऐसा कर लो, नाइट्रोजन की यहां पर -3 है, यहां 0 है, क्रोमियम की +6 है, यहां +3 है। तो एक ही एलिमेंट का नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ Cr, यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक ही एलिमेंट का नहीं हो रहा है, बाकी जितने एग्जाम्पल है उसमें एक ही एलिमेंट का है। तो दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। अब आगे क्या है? 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स? कौन सा रेडॉक्स है? आपको बताना है कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, वो बताना है कि कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, वो बताना है आपको। 136 में कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है वो बताना है। 136 में कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है ये बताना है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म, देखो मान लो हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, क्या ऐसा ले लेते हैं, NO ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, N2O3 ले लो, N2O3 ले लो, या N2O5 ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, N2O4 ले लो। इसे आप इग्नाइट कर दो। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है N2 प्लस हाफ O2, ये बनता है 2NO, N2 प्लस O2 बनता है 2NO। तो आप इसमें देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो 0 से +2 में गया तो ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन है। 0 से
-2 में गया तो ये रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है। तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो यही तो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बाय द इग्निशन, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। 137 पर चलते हैं कि 137 क्या कहता है। 137 को देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स, इनमें से कौन सी रेडॉक्स है ये आपको बताना है। 2NaAgCN होल ट्वाइस प्लस Zn, ये बनाता है 2Ag प्लस Na2ZnCN होल 4। अब जरा इसको देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 थी, इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो सिल्वर यहां से यहां पर रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन, और जो जिंक है वो यहां से लेकर के और यहां तक ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। इसका मतलब है ये यहां से यहां तक टोटल रेडॉक्स रिएक्शन है, ये यहां से यहां तक टोटल रेडॉक्स रिएक्शन है। 138 की बात करते हैं कि 138 क्या कहता है, इसको भी जरा सोचने समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, इसमें आपको टेक्निक की जो वीडियो है वो जरूर अच्छी तरह से पकड़नी चाहिए, टेक्निक की वीडियो जरूर अच्छी तरह से करनी चाहिए। आप लोग पता नहीं क्यों ये टेक्निक की वीडियो नहीं देखते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जरूर करनी चाहिए। जो वीडियो अवेलेबल है उसे जरूर करनी चाहिए। 138 को देखिए, फॉर द रिएक्शन करेक्ट कोफिशिएंट निकालना है। करेक्ट कोफिशिएंट देखो, मैं टेक्निक से ही बताऊंगा, मैं आलतू फालतू बात नहीं करूंगा, टेक्निक से बताऊंगा। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। मैं टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, उसी से बताऊंगा। फिर है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 प्लस O, ये बनाएगा H2O प्लस 2CO2, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि H2C2O4 है, ये मेरे से गलती हुई है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 है, 5 से मल्टीप्लाई करो जिससे O से O कैंसिल हो जाए। तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 ये प्रोड्यूस करेगा K2SO4 2MnSO4 प्लस 5 दूनी 10 10CO2 प्लस ये 8H2O हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को, इसी चीज को कैसे लिखा है, इसे तोड़ के लिख रखा है। ये 2MnO4 माइनस लिखा हुआ है, यहां पर इसे तो ये 5C2O4 माइनस 2 लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, ये आपका 2Mn प्लस 2 लिखा हुआ है, 10CO2 लिखा ही रहेगा और 8H2O लिखा ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता है।
तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। आप देख लीजिए, एक का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे का कोफिशिएंट 5 है। 2 मिल गया, 5 मिल गया, और इसको देखो आप, तो ये आपका 6, चलो इसको भी मैं छोड़ देता हूं, H प्लस देख लो। और इसके बाद यहां का कोफिशिएंट आपको Mn का भी पूछ रखा शायद, नहीं MnC2O4 इतना, तो 2 5, ये 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 तो मिल गए, 2 5 16 ही होगा। वैसे भी देखो 8 दूनी 16 है, तो ये 16 ही होगा। ये 3 ही कोफिशिएंट पूछ रखे थे, तीनों कोफिशिएंट आ गए हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी देखो यहाँ और यहाँ से ये 6H प्लस दे रहा है, ये 10H प्लस दे रहा है, तो 16 ही होंगे। तो आप टेक्निक लगाइए, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। 139 पर चलते हैं कि 139 क्या कहता है। 139 पर चलिए। बैलेंसिंग के क्वेश्चन भी टेक्निक से सोल्व होते हैं, मैं आपको करके दिखा ही रहा हूं। 139 देखिए क्या कहता है। द केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 ये बनाता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O, ऐसा कुछ हो जाता है। और इसके बाद SO2 है, SO2 प्लस O ये बनाता है SO3, और SO3 प्लस H2O ये बनाता है H2SO4। कमाल की बातों को देखते रहिए कि कमाल की बातें हैं क्या, इसको थोड़ा सा देखते रहिए। आपको पूछ रहा है X Y Z, कुछ दे रखा है, पूछ रहा है, देखते हैं क्या होता है। K2SO4 K2Cr2O7 4H2 K2SO4 4H2O3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, जिससे ये इससे कैंसिल हो जाए, और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, जिससे कि ये इससे कैंसिल हो जाए। अब जरा जोड़ दो, देखते हैं जोड़ के क्या आता है। K2Cr2O7 प्लस यहां पर दोस्तों आएगा 3SO2। अब जरा देखो यहां पर 4 है और यहां पर 3 प्रोड्यूस भी हो गया है, तो एक ही H2SO4 बचता है। आप देखो ना, यहां पर 4 है, यहां पर एक प्रोड्यूस होगा तो एक ही तो बचेगा। ये बनाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस। और अब पानी के बारे में देखो, यहां पर 4H2O था, यहां पर 3, तो यहां पर एक H2O बचेगा। देखिए ये सब टेक्निक का कमाल है। मेरी टेक्निक की वीडियो देखिए, आपको टेंशन होगी ही नहीं। आप केवल एक बार अच्छी तरह से कर लीजिए, बात खत्म है। तो किसका किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है दोस्तों, एक H2SO4 का पूछ रहा है, एक SO2 का कोफिशिएंट ये आ गया। H2SO4 का कोफिशिएंट 1 है, 1 ये 1 कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 3 है। और एक कोफिशिएंट किसी और का पूछ रहा है, पानी का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, H2SO4 वाले को उसने X से किया है, इसको X से किया है, और SO2 वाले को Y से किया है, और इसको Z से किया है, इसको Z से किया है। तो देखिए X की वैल्यू 1 हो गई, Y की वैल्यू 3 हो गई, Z की वैल्यू 1 हो गई। इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब 140 पर चलते हैं। 140 क्वेश्चन नंबर 140, ये था 139 था, ये क्वेश्चन नंबर 139 था। टेक्निक
बहुत कमाल की चीज़ है। ये मैंने 30 साल पहले डेवलप करी, बहुत कमाल की चीज़ है, 30 साल पहले। अब देखिए क्या होता है आगे। 140 पर चलते हैं। 140 क्या कहता है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, चूज द क्वांटिटी विच इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स। बैलेंस करना है CS2 प्लस Cl2 CCl4 प्लस S2Cl2। बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। तो दोस्तों देखो, ये 4 और 2 6 हो गया, तो यहां पर 3 कर दो। 4 2 6 हो गया, ये 3 कर दो। कार्बन 1 है, कार्बन इधर भी 1 है। क्लोरीन 3 2 जा 6, 4 और 2 6। सल्फर यहां पर 2 है, यहां पर भी सल्फर 2 है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चूज द क्वांटिटी विच इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका कोफिशिएंट, इसका देखो 1 है, अरे इसके आगे 1 लिखा है ना, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो सम जो है, प्रोडक्ट का सम निकालना था। प्रोडक्ट सम जो है वो सम तो 2 आ रहा है। अब 141 पर चलते हैं। 141 क्या कहता है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चूज द क्वांटिटी विच इज सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसको बैलेंस करनी है PTCl4 और XeF2। तो XeF2 ने Xe बनाया प्लस 2F बनाया, ऐसा। PTCl4 प्लस F रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है PTF6 प्लस ClF बना रहा है, ऐसा है। PTF6 Cl, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो जरा अब आप गौर फरमाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, 4 है, तो यहां पर 4ClF आएगा। अब फ्लोरीन कितना हो गया, 6 और 4 10 हो गया, तो यहां पर 10F आएगा। अब जब यहां पर 10F आ गया तो यहां पर 2 है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये सब टेक्निक्स का कमाल है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। XeF2 कितना आ गया, ये 5 है तो यहां 5 आ गया, प्लस PTCl4 ये बनता है 5Xe प्लस PTF6 प्लस 4ClF। ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब इसका कोफिशिएंट 5 है जी, अरे ये 5 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 5 है जी, इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसके आगे कुछ ना लिखा हो 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 4 है। करना क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सम निकाल लो। किसका, रिएक्टेंट का भी, प्रोडक्ट का भी। तो 5 5 5 10, 10 2 12 और 4 16, ये आग पास कोफिशिएंट आ जाता है 142। लेकिन आप एक बार टेक्निक करोगे तभी मजा आएगा, वरना फिर आप नहीं कर पाओगे इन सब चीजों को। अब मेरा अपना तरीका है, उसे आप अडॉप्ट करिए, आप खुश रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी।
142 पर देखते हैं 142 क्या कहता है। 142 को देखो 142.1 मोल ऑफ H3POX। ये H3POX है। इसका रूल मैं आज आपको करा चुका हूं, पहले करा चुका हूं। इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई, ये कितना है 0.1 मोल है। ये गिवन है दोस्त, गिवन है 5.6 ग्राम ऑफ KOH, 5.6 ग्राम है। मोल में चेंज करेंगे तो 5.6 डिवाइडेड बाई 56 मोलर मास 0.1 आएगा। ठीक है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो रहा है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो रहा है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो रहा है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो रहा है। हमें ये भी 0.1 मोल है, ये भी 0.1 मोल है। इसका मतलब है कि जो भी कुछ है उसमें एक H2O बना, इसका एक OH, यहां से एक H लेगा, एक H2O बनेगा, प्लस KH2POX बनेगा। ये होगा KH2POX बनेगा। इसका मतलब है कि ऐसे कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। ये जो है केवल यही शो करता है रिएक्शन विद यही एसिडिटी शो करता है। इस बॉन्ड को तोड़ करके इसे हम ऑक्सी एसिड कहते हैं, और यही एसिडिटी शो करता है इस बॉन्ड को तोड़ करके HP डबल बॉन्ड O, H और O माइनस और H प्लस ऐसे शो करता है। और फिर जो ये H प्लस है OH माइनस के साथ रिएक्शन करके पानी बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि X की वैल्यू, इसको लिख दो तो H3PO2 हुआ, 1 2 3 H3PO2 हुआ, तो X की वैल्यू 2 है और इसकी जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी ये 1 है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। X इक्वल टू 2 इन द गिवन एंड डज नॉट फॉर्म सॉल्ट, H3PO2। Then true statement is 0.1 मोल है, 0.1 मोल है। X इक्वल टू 3 डाई बेसिक, X इक्वल टू 4 हैज़ नो pH linkage, H3PO3, H3PO3, X equal to 2 and given acid does not form salt. X equal to 3, given acid is dibasic. 0.1 mole of H3PO2 is completely neutralized by 5.6 gram of KOH. Then true statement is, अच्छा भाई, X is equal to 2 and given acid H3PO does not form acid salt। कमाल की बात है, ये आंसर तो सी आएगा, लेकिन कह रहा है एसिड सॉल्ट। दिस इज नॉट एसिड सॉल्ट। अगर हम इसे H3PO2 क्या KH2PO2 लिख लें, KH2PO2, KH2PO2, तो KH2PO2 दिस इज नॉट एसिड सॉल्ट। ये एसिड सॉल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि अब
इससे हम कोई भी H नहीं निकाल सकते, ये H नहीं निकाला जा सकता, इसको हम कांट रिमूव, इसे हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये O से जुड़ा हुआ नहीं है, इसे हम कांट रिमूव, इसे रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये O से जुड़ा हुआ नहीं है, ये P से जुड़ा हुआ है, जो O से जुड़ा होता है उसी को रिमूव करते हैं, तो ये एसिड सॉल्ट नहीं है। X की वैल्यू 2 है, ये इसकी बेसिसिटी 1 है, लेकिन इसकी बेसिसिटी 0 है, यहां से H को निकालना पॉसिबल अब नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 142। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 143 पर चलते हैं कि 143 क्या कहता है। हम 143 पर चलते हैं कि ये 143 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी निपटा लेते हैं कि ये आखिर वास्तव में क्या कहना चाह रहा है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है। When potassium permanganate is treated with ferrous ammonium sulfate in acidic medium, the equivalent weight of potassium, देखो भाई KMnO4 एसिडिक मीडियम में, याद रख लो, टेक्निक देखो, एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज हो जाता है, यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, तो चेंज कितना हुआ, यहां से यहां तक जो चेंज है वो चेंज कितना हुआ, 7 - 5 यूनिट्स का हुआ। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि KMnO4 +7 ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Mn+2 को बना रहा है, तो अब इसके लिए रिएक्शन फैक्टर ये 5 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 मोलेक्यूलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई 5 होगा। अब चलते हैं 144 पर और देखते हैं कि ये 144 क्या कह रहा है, इसको भी जरा निपटने की कोशिश करते हैं कि ये 144 क्या कह रहा है। 144 इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeS2 इन द हाफ रिएक्शन, ये निकालना है। इसको थोड़ा सा बिल्कुल सीरियसली लो, गंभीरता से लो। ये क्वेश्चन जो है 144 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सीरियस लो। देखिए FeS2 144 में चलते हैं। FeS2 है क्या, FeS2 को हम कहते हैं आयरन पायराइट। क्या कहते हैं दोस्तों, आयरन पायराइट। जो FeS2 है क्वेश्चन नंबर 144, ये जो FeS2 है इसको हम कहते हैं आयरन पायराइट, इसका नाम होता है आयरन पायराइट। छोटी छोटी चीजें हैं, करते हुए चलो। FeS2 ये चेंज होता है, FeS2 ये चेंज होता है, किस में चेंज होता है, Fe2O3 में चेंज होता है और SO2 में चेंज होता है। परेशान मत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Fe+2 किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, FeS2 का निकालना है। ये S- और S- है, इसको ले रहे हैं, तो यहां पर इसे हाफ Fe2O3 करो, तो ये देखो आयरन को बैलेंस करोगे ना। यहां पर सल्फर 2 है तो 2SO2 करो। बिल्कुल घबराओ मत, आसान सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहां पर चलिए जरा,
यहां पर इसकी +3 है, 3 2 जा 6 हो गई। लेकिन जब हम हाफ से मिले, आधे से मिल रहे ना, ये देखो हाफ है, तो जब हाफ से मिले तो 1/2 इंटू 6, फिर दोबारा से 3 हो गई, तो +2 से +3 चली गई। इसके लिए हमें अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा जो इसको बैलेंस करे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -2 यहां पर +4 है। जब हम इससे मिल रहे हैं तो ये 4 2 जा +8 हो जाता है, +8 हो जाता है, +8 हो जाता है। अब भाई देखो इसे तो बैलेंस कर दिया ना हमने, +2 +3 था तो एक इलेक्ट्रॉन लगाकर बैलेंस कर दिया। इसे भी -2 लाना है तो क्या करूं, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ये 8 को खाएगा, 2 बचेगा तो बराबर कर देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड, ये वर्ड्स याद करिए, ये मैं ही कराता हूं। ट्रांसपोर्टेड बाई वन पार्टिकल ऑफ FeS2, ये 11 है, यही रिएक्शन फैक्टर होगा। और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन रिएक्शन फैक्टर होता है। तो इक्विवेलेंट चाहे कोई कुछ भी करे, जो मैं करा रहा हूं वही करिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeS2 मोलिकुलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो मैं करा रहा हूं उतना करिए, आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेंगे। रटेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, 11। देखो ना, देखो कैसे, 10 ये और एक ये 11। इसका इक्विवेलेंट वेट का भी एक जबरदस्त वीडियो अवेलेबल है, वीडियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इसको आप देखो, उसमें है, वैसे यही समझ में आ जाएगा। रिएक्शन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड बाय वन पार्टिकल, बस। किसी शॉर्टकट को रटने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास 144 हो गया। 145 पर चलते हैं। 145 क्या कहता है, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं कि 145 क्या कहता है। थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करो, बिना टेक्निक के। देखो भाई, सीधी बात है, केमिस्ट्री माइनस रिएक्शन ये 0 होता है कहीं भी। और इनऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए आपको दुनिया में जो मैं टेक्निक कराता हूं, इससे अच्छी कोई चीज नहीं मिलेगी। तो अब 145 पर चलते हैं कि 145 है क्या चीज। 145 पर चलते हैं, पहले इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। 145 इसमें क्या है, K2Cr2O7 और HCl की रिएक्शन दिखाई गई है। तो K2Cr2O7 प्लस 8HCl ये बनाता है 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 4H2O प्लस 3O, ऐसा। उसके बाद 2HCl प्लस O ये बनाता है H2O प्लस Cl2। आपको कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे O से, O कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा, K2Cr2O7 प्लस
3 2 जा 6 और 8 14 HCl, ये 2 KCl प्लस 2 CrCl3 प्लस क्या आएगा 3Cl2 प्लस कितना आएगा भाई 4 और 3 7 H2O आएगा। शायद यही इक्वेशन इसमें दे रखी है। स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात यह है कि यहां पर HCl, यहां पर HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर ये एज एसिड वर्क कर रहा है। एक ही रिएक्शन में HCl अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक जगह पर HCl एसिड का काम कर रहा है, दूसरी जगह पर वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ये केवल ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, यानी ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप K2Cr2 7 का इक्विवेलेंट मास डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर HCl का इक्विवेलेंट मास डिसाइड कर लो। तो K2Cr2 7 का कैसे डिसाइड करेंगे? जरा K2Cr2 7 के लिए दौड़ भाग करते हैं। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +12 आएगी 2 एटम के लिए, यहां पर +6 आएगी 2 एटम के लिए। तो यहां से यहां तक अगर देखो तो जो रिएक्शन फैक्टर आना चाहिए, रिएक्शन फैक्टर फॉर K2Cr2O7 वो 6 आएगा। 12 में से 6 गया 6 आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 ये m/6 आएगा। मोलिकुलर मास ऑफ K2Cr2 बाई 6 आएगा। इसको मैं और करूं तो 2 × 39, अरे 39 होता है ना, +2 × इसका 52 होता है 52 प्लस इसका 7 × 16 होता है डिवाइडेड बाई 6 आएगा। कैलकुलेशन करिए आप, कैलकुलेशन करिए। तो चलो इसका मोलर मास निकाल ही लेते हैं। 2 × 39 यानी कि 78 हो गया। इसका 2 × 52 तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया। इसका 16 × 7 तो 112 आना चाहिए। हाँ, तो 16 7 हाँ। तो देखिए, तो ये 2 4 6 और 8, 6 8 14 और 7 और 1 8 और 1 9 और 1 1 2 294 आ गया। देख लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लीजिएगा। 8 4 12 2 14 और हंस लगा 1 7 और 8 1 9 1 2, ठीक है। 294 है, 294 ये ग्राम दिख रहा है, ग्राम। इसका कितना दिख रहा है? 14 × 36.5 ग्राम। देखो ना भाई, ये 14 है, ये इतना है, यहाँ 1 है। ये तो मैंने निकाला, कैलकुलेशन करी है। तो ये कितना आएगा? ये 294 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। इक्विवेलेंट मास से इक्विवेलेंट मास रिएक्शन करता है, तो 294 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है 14 × 36.5 ग्राम ऑफ HCl। इसका इक्विवेलेंट मास कितना है? 294 डिवाइडेड बाई 6 से कितना रिएक्शन करेगा?
14 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 294 और इंटू आ जाएगा, इसे उल्टा करके रख दो तो 294 डिवाइडेड बाई 6 यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 36.5 आएगा। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl आएगा। आपने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया होगा। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl आएगा। कैलकुलेशन करके एक बार जरूर देखिए कितना आ रहा है। 146 पर चलते हैं और देखते हैं कि 146 क्या कहना चाहता है। 146 क्या कहता है इसको देखते हैं। 146 क्या कहता है इसको जरा हम देखते हैं। Equivalent weight of H3PO2 when it disproportionate into PH3 and H3PO3। H3PO2 ये चेंज हो रहा है PH3 प्लस H3PO3 में। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां पर -3 है और यहां पर +3 है। तो देखिए H3PO2 का जो H3PO2 है वो यहां से लेकर के यहां तक ये तो रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन होता है और यहां से लेकर के यहां तक इसका ऑक्सीडेशन होता है। मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लंबा भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो अब देखो H3PO2 ये बनाएगा PH3, यहां पर आपका +1 है और यहां पर बच्चों -3 है। तो अब देखिए यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा अगर चार्ज बैलेंस करना चाहते हो तो। भैया -3 है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन एक खा जाएगा, -3 इधर बच जाएगा। यहां पर देखिए H3PO2 है, ये बना रहा है H3PO4। तो आप देखो यहां +1 है, यहां +3 है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इक्वल आएगा। ये इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है, रिडक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडेशन है। जितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे उतने प्रोड्यूस भी होनी चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 H3PO2 2H3PO4 और +2 जा 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़िए तो 1 और 2 3H3PO2 ये बनाएगा क्या PH3 प्लस 2H3PO4 4 इलेक्ट्रॉन। मेरे दोस्तों 3 पार्टिकल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं? 4। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड बाय 3 मॉलिक्यूल्स या 3 पार्टिकल्स, ये हैं आपके पास 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड बाय 1 पार्टिकल ये आएगा 4/3 और इसी को हम रिएक्शन फैक्टर कहेंगे। एक पार्टिकल जितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है वही रिएक्शन फैक्टर होता है।
एक पार्टिकल जितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है वही रिएक्शन फैक्टर होता है। और अब इक्विवेलेंट वेट ये होता है मोलिकुलर मास अपॉन रिएक्शन फैक्टर। ये रिएक्शन फैक्टर है, रिएक्शन फैक्टर मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये 3m/4 आएगा आंसर। ये तो बच्चों लंबा हुआ, इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा लंबा भी कर लो फिर शॉर्टकट भी बताता हूं। इस डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन के लिए शॉर्टकट भी है, बट थोड़ा लंबा कर लो, आदत थोड़ी सी अपनी सुधार लो। तो अब देखिए 147 पर चलते हैं कि 147 क्या कहता है। चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट भी बताता ही हूं भाई, वरना बच्चे हैं ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। शॉर्टकट भी बता ही देता हूं। देखो बच्चों, ये शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट H3PO2 बना रहा था PH3 प्लस H3PO3, यहां पर -3 था, यहां पर +3 था, यहां पर +1 था। तो अब देखिए यहां से यहां का चेंज, इसे हम कहेंगे N1। कितना है दोस्तों? अरे भैया चेंज, बदलाव कितना है? 4 यूनिट्स का है। यहां से यहां तक का चेंज देखो, चेंज कितना है दोस्तों? ये 2 यूनिट्स का है। तो रिएक्शन फैक्टर N1N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, इसे N2 कहिए तो N1N2 4 × 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 4 + 2 8 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 4/3 आएगा। तो इस तरीके से चेंज निकाल करके एक छोटा तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट मास की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड बाय वन पार्टिकल इज रिएक्शन फैक्टर। अब आगे चलते हैं 147 पर चलते हैं कि 147 क्या कहता है। मैंने आपको हर एक तरीका बताया जिससे आपको कंफ्यूजन जो छोटी मोटी रहती हैं वो भी रिमूव हो जाएं, दिक्कत ना रहे आपको। तो 147 पर चलते हैं कि 147 ये क्या कह रहा है। 147 में इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे रखी है क्या, AS2S3 प्लस H प्लस NO3 माइनस, ये बना रहा है ASO4 -3 होगा इस पर चार्ज, श्योर -3 है, प्लस SO4 -2 चार्ज होगा, श्योर -2 है, प्लस NO प्लस H2, ऐसी कुछ रिएक्शन गिवन है। इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है। तो देखो बच्चों, यहां पर आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। यहां पर आपको 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आर्सेनिक बैलेंस हो जाए। तो अब इस 2 के साथ +10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहां पर 3 था तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस 3 के साथ 6 3 जा 18 आ जाएगा। अब यहां पर चलिए, यहां पर इसकी -2, इसकी -6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसकी +6, यहां पर +3 आएगा। तो अब आप देखो, हमें इसको यहां से बैलेंस करना है, और अगर बैलेंस करना है
+6 चार्ज है, यहाँ +10 है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये आ जाएगा। अब दोबारा देखो, यहाँ पर आपका -6 है, यहाँ पर आपके पास 18 चार्ज है, तो अब कैसे इक्वल करें भाई? देखो 18 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही चले जाएंगे, इसको खत्म करने में 6 और तो 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तभी हो पाएगा। तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑफ AS2S3 इज इक्वल टू 28 है। तो रिएक्शन फैक्टर फॉर AS2S3 ये 28 हो जाएगा। और अगर आप अब इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ये मोलर मास बाय रिएक्शन फैक्टर 28 आ जाएगा।